गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 7th के लिए मैथ में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें कंस्ट्रक्शन के बारे में हम थोड़ा सा बता दें। कंस्ट्रक्शन का हिंदी होता है बनावट, और बनावट इट मीन्स एक्यूरेट फिगर का ड्राइंग। अगर कोई भी फिगर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट हो, उसका मेजरमेंट सही हो, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल बॉक्स में ज्योमेट्रिकल जो चीज़ हैं, जैसे in geometry construction means to make an accurate drawing using a ruler, protractors and a pair of compasses। आप प्रीवियस क्लास में यानी 6th क्लास में आप कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, तो उसमें ये बात बताई गई थी कि लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। We had learned how to construct a line segment, an angle and bisector of an angle, congruent angle equal to a given angle, etc. In this chapter we will learn to construct a parallel line and triangles। जो प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे वो लाइन और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने की बात कर रहे थे। लाइन कैसे ड्रॉ किया जाएगा, लाइन को कैसे बाइसेक्ट किया जाएगा, लाइन को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उसका एक्यूरेट मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसको हम किए थे। लेकिन इस क्लास में, अभी जो क्लास 7th है, इस क्लास में जो कंस्ट्रक्शन पढ़ना है वो है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इट मीन्स समानांतर रेखाएं। अब जैसे ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं और इसका नाम दे देते हैं ए बी। हमने रूलर उठाया, स्केल उठाया और 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और उसके बाद इसके पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करना है, तो खास डिस्टेंस ले लेंगे दोनों तरफ से, और डिस्टेंस लेने के बाद जो पॉइंट एक्यूरेट होगा वहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जिसका नाम क्या हो जाएगा? सी डी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हुआ वो डिस्टेंस ये फिक्स है, कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है और उसके पैरेलल कोई लाइन है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, यानी ए बी पैरेलल सी डी। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे हम, ए बी पैरेलल सी डी। तो ये था पैरेलल लाइन ड्रॉ करना, ठीक है। दूसरा एक्यूरेसी एक और है कि एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल बना देते हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो पॉइंट आता है उसको लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा पैरेलल। तो अभी आप इसमें पैरेलल लाइन है ना। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न to construct a parallel lines and triangle। उसके बाद 3 टॉपिक हैं, ड्रॉ ए सर्किल, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट एंड ड्रॉ ए पैरेलल लाइन। यहाँ पर एक्सरसाइज 12.1 में 5 क्वेश्चन है, और 5 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल एट द डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कहता है एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल एट द डिस्टेंस ऑफ द 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, है ना। एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसका नाम होगा ए बी, ठीक है। और उसके बाद
5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर के एक और लाइन ड्रॉ कीजिए। तो किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और दोनों पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लाइन होगा वह क्या होगा, सीधी हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो ए बी पैरेलल सी डी हो गया। इस तरह से हम ये पहला क्वेश्चन ड्रॉ किए। ड्रॉ एनी लाइन पी क्यू, मार्क एनी पॉइंट एक्स एट द डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। कहता है कि पी क्यू एक लाइन ड्रॉ कीजिए और किसी भी पॉइंट पर मार्क एनी पॉइंट एक्स एट द डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर और उस लाइन के जस्ट नीचे 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के और एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका नाम पी क्यू के बदले आर एस रख लीजिए। तो पी क्यू पैरेलल आर एस हो जाएगा। तो इसमें जो आपको लाइन ड्रॉ करना है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है और उस पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, इसमें 5 ही क्वेश्चन हैं जिसमें पांचों क्वेश्चन को आपको ड्रॉ करके बताना है। ठीक है, तो ये था आपका प्रैक्टिस टाइम 12.1, है ना। कल ये लेसन चेंज हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा, जिसमें पढ़ना है आपको ट्रायंगल। ठीक है, तो आज का क्लास यही है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का क्लास 7 में एसएसटी में सिविक्स का रिवीजन चल रहा है, मालूम ही है। तो आज फिर से हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, लोकतंत्र एंड समानता, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी। देखिए, डेमोक्रेसी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। डेमोक्रेसी वर्ड जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। डेमो मीन्स पीपुल और क्रोथ यानी कि रूलर्स। ठीक है, यानी कि द रूल ऑफ पीपुल। डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ पीपुल, दैट मीन्स लोगों का शासन। ठीक है, डेमोक्रेसी मीनिंग द रूल ऑफ पीपुल, दैट मीन्स लोगों का शासन। इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में तो मैंने बता ही दिया, यहाँ पे दिया गया है। इसमें एक व्यक्ति का बात किया गया है। 1860 में यूएसए के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने एक डिफिनीशन दिया था डेमोक्रेसी का, जो आज भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और आज भी हम उसे ही याद करते हैं बार बार। वो डिफिनीशन क्या है, थोड़ा सा हम उस पर ध्यान देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। व्हाट इज द मीनिंग? गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, लोगों की सरकार। क्या बाबू? लोगों की सरकार। यहाँ पे मेन कौन होते हैं? पीपुल, लोग, क्योंकि वो लोगों की सरकार होती है। बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा, यानी कि लोग जो होते हैं ना उस इलेक्शन में, उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं, भाग लेते हैं। एंड फॉर द पीपुल, लोगों के लिए। ठीक है, डेमोक्रेसी मीन्स क्या हुआ, फिर से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल यानी कि लोगों की सरकार। ठीक है, बाय द पीपुल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। और किसके लिए? फॉर द पीपुल, लोगों के लिए। ये डिफिनीशन दिया गया था महान राष्ट्रपति जो थे अमेरिका के अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा दिया गया था। ठीक है, यानी कि सिंपल सा साधारण सा बात समझें तो डेमोक्रेसी एक ऐसी प्रकार की गवर्निंग बॉडी है जिसमें लोग जो होते हैं ना वो मेन होते हैं। थोड़ा सा इतिहास की तरफ हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या शुरू से ही डेमोक्रेसी रहा? नहीं। अगर आप 18th सेंचुरी में चले, 17th सेंचुरी में चले, 16, 12, जितना मतलब कि 19th सेंचुरी के पीछे चले आप, जितना भी चले, ठीक है, तो हम देखेंगे कि विश्व में जो शासन प्रणाली थी ना, जो गवर्निंग थी, वो 2 भागों में बटा हुआ था। एक था क्या? मोनार्क, राजशाही, और दूसरा क्या था? डिक्टेटरशिप, तानाशाह। तानाशाह में तो आप लोगों ने नाम सुना होगा हिटलर का, जो जर्मनी का था। उससे बड़ा तो तानाशाह को हुआ ही नहीं। क्या है तानाशाह के बारे में जब मैंने उठा ही दिया, डिक्टेटरशिप के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए, तो हमने तानाशाह के बारे में बात किया, तो हमने हिटलर की बात की। हिटलर क्या था? हिटलर जो था एक तानाशाह था, उसकी जो इच्छा करती थी वो करता था। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक होता है, वो जो निर्णय लेगा वो आपको फॉलो करना होगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही देश को चलाता है और उसके जो बॉडीज होते हैं वो सिर्फ उसकी कहना को मानते हैं, ना कि उसमें कोई बदलाव कर सकते हैं। इसलिए डिक्टेटरशिप जो था ना, एक समय के बाद समाप्त हो गया। अब बात करते हैं मोनार्की की, राजशाही की बात करते हैं। देखिए, मोनार्की में क्या था कि मोनार्की में आप जानते हैं कि दो प्रकार के लोग, या तो किंग या क्वीन देश पर शासन करते हैं, और ये हेरिटेटरी चलता है। यानी कि किंग और क्वीन का जो सन होगा या डॉटर होगा वो शासन करेगा। यानी कि इसमें एक ही परिवार के लोग एक समय के साथ शासन करते चलेंगे। फॉर इंग्लैंड, मान लीजिए इंग्लैंड में मोनार्की जो था बहुत 500-600 से चला। इसके अलावा अपना पड़ोसी देश की बात करें नेपाल, वहाँ पे भी चला राजशाही। तो राजशाही में क्या होता है कि एक ही परिवार के लोग जो होते हैं ना, वो वंशवाद, यानी कि एक के बाद एक दूसरा वंश, वैसे वो शासन करने चले जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक परिवार जो होता है वो मेन होता है, बाकी सब कोई क्या होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो लोगों ने 18वीं सेंचुरी के, देखिए 18वीं सेंचुरी के पहले अगर बात किया जाए तो डेमोक्रेसी को हम जानते भी नहीं थे। हाँ, लेकिन एक जगह डेमोक्रेसी का आपको मिलेगा, वो लिच्छवी गणराज्य हुआ करता था बिहार में, ठीक है। तो लिच्छवी गणराज्य जो थी ना, वो कैसी थी, वो डेमोक्रेट की तरह थी। वहाँ भी जिस प्रकार से डेमोक्रेसी में शासन होता है, सेम उसी प्रकार से शासन हुआ करता था। और सबसे पहला माना जाए तो लिच्छवी गणराज्य होता ना, वो डेमोक्रेट शासन की तरह चला था। उसके बाद डेमोक्रेट तो हुआ नहीं, डिक्टेटरशिप थे और मोनार्की थे। लेकिन लोगों ने देखा कि यहाँ पे तो सिर्फ एक ही लोग पावरफुल है, तो लोगों ने सोचा कि कुछ बदलाव किया जाए, और लोग किधर की तरफ गए, डेमोक्रेसी की तरफ गए। डेमोक्रेसी चुनने के पीछे कारण क्या था? बहुत सारे कारण थे, बुक से तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं देख दूँ, पॉइंट ले लूँ। अभी तक हम लोगों ने जाना कि डिक्टेटर्स और मोनार्क में सिर्फ एक ही व्यक्ति पावरफुल होता है, जो उस पद पे होता है। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में आपको इलेक्शन होंगे, आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और आप चाहें तो अपने हिसाब से वोटिंग देकर, आपको अधिकार है, अगर आप चाहें तो रूलिंग पार्टी को अपोजिशन में ला सकते हैं, और अपोजिशन पार्टी को चाहे तो रूलिंग पार्टी में ला सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसकी पावर है। यानी कि यहाँ पे जो गवर्निंग है ना, जो हमारा गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, वो हमारे अधीन है। अगर हम चाहें तो उसे टर्म के हिसाब से वोटिंग नहीं देकर उसे चाहे तो अपोजिशन में बैठा सकते हैं, और चाहे तो उसे रूलिंग में बैठा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कौन मेन होता है, यहाँ पे मेन होता है पीपुल, ठीक है। ये बात मुझे करने की मीनिंग थी। अब देखते हैं सिस्टम द रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी की बात करें तो कुछ सिस्टम होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, अदर चीज़ें, फ्रेंचाइजी, जो वोटिंग होती है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो डेमोक्रेसी को एक अच्छी गवर्निंग बॉडी बनाती हैं। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग फ्रेंचाइजी की बात करते हैं। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री है जो फिक्स वोटिंग एज। देखिए, हर देश में एक फिक्स वोटिंग एज है। क्या एज फिक्स्ड है? एडल्ट, यानी कि 18 ईयर्स, ठीक है। 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से एबव के लोग जो होते हैं ना, उनको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। बाकी सब किसी को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जो रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और भाग ले सकते हैं। हाँ, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए 21 ईयर्स से एबव होना पड़ेगा, लेकिन वोटिंग देने के लिए 18 ईयर्स या 18 ईयर्स से एबव होना, बस इतना ही जरूरी है। एक चीज़ उसके बात कर रहा है रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन की बात करूं तो भारत में हर 5 सालों के बाद एक इलेक्शन होता है। स्टेट का अगर बात की जाए तो स्टेट का इलेक्शन होगा, गवर्नमेंट की बात की जाए तो गवर्नमेंट का इलेक्शन होगा। अभी देखिए बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो ये स्टेट इलेक्शन है। हर 5 साल के बाद, 5 साल का आपका टर्म पूरा हो गया तो इलेक्शन होगा। इलेक्शन में अगर आप जिस पार्टी से सहमत है उस पार्टी को वोट देकर आप रूलिंग में बैठाइएगा, जिस पार्टी से आप असहमत है उसे आप वोट नहीं देकर उसे अपोजिशन में ही बैठाइएगा। तो ये आपके ऊपर है और आप इसमें भाग ले सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की अब बात करें, राजनीतिक पार्टियां क्या होती हैं। देखिए, अगर अब बिहार के इलेक्शन की बात करें तो बहुत सारे पार्टियों के नाम सुनते होंगे, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी, ये वो बहुत सारे सपा, बहुत सारे, जितना मुझे भी अभी याद नहीं पड़ रहा है कितने सारे हैं। तो ये सब पार्टियां क्या होती हैं, ये सब पार्टियां इलेक्शन में अपने रिप्रेजेंटेटिव को खड़ी करती हैं हर क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूंसी से, और जिस भी पार्टी का मोर देन जो नंबर्स है ना, विनर्स सबसे ज़्यादा होगा, और उस राज्य में जो भी इलेक्शन चल रहा हो उसके हाफ सीट से ज़्यादा लाएगा, उसी को
पार्टिसिपेट हो पाता है, वो किस में, रूलिंग पार्टी में जा पाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 के लिए हम बात कर रहे थे कल ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की। तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन की। और हम जानते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर जो होता है दोनों मटेरियल होते हैं। हाँ, का फ़र्क क्या है? कंडक्टर जो होता है दे आर गुड, दे आर they can pass the heat and electricity, और insulator they cannot pass through heat and electricity। तो हम देखते हैं कि we use good conductor metal to make cooking utensil and heat resistance plastic to make the handle of these vessels। हम एक गुड कंडक्टर का यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में क्या है, कुकर है। तो कुकर किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं, लेकिन उसकी हैंडल जो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है ना। We wear woolen cloth in winter. Wool is bad conductor of heat, thus it helps to retaining body warm। तो ये हमारी बॉडी को क्या करता है? वार्म रखता है। The wool fiber has a series of curl and these are called cream। तो वूल में जो होता है ना कि वो उस वूल के जो फाइबर होते हैं वो करली होते हैं, मुरे होते हैं, और जो मुरे हुए पार्ट होते हैं तो उसमें क्या होता है? एयर ट्रैप हो जाता है ना। उसमें क्या होता है? एयर ट्रैप कर जाता है। जब एयर ट्रैप कर जाता है, जब हम उसको ओढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो एयर्स गर्म हो जाता है और हमारी बॉडी को गर्मी देता है। दिस क्रीम्स क्रिएट ए स्मॉल एयर पैकेट। द ग्रेटर द नंबर ऑफ क्रीम, द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ एयर पैकेट विच कैन होल्ड एंड ट्रैप एयर। Thus a thin layer of air is created with the insulator, insulate us from the cold weather and also prevent the body heat from the escape into the surrounding। A special insulating material are used to jacket and fire extinguisher to and discard trade। एक बात है, जो होता है जैकेट और जो फायर आग बुझाते हैं ना, उनकी जैकेट जो होती है जो पहनते हैं उस पर एक स्पेशल मटेरियल, एस्बेस्टस, तो आगे क्लास में एक स्पेशल मटेरियल लगी होती है, जिसके कारण क्या होता है कि उसको आग से असर कम पड़ता है। अब बात करते हैं कन्वेक्शन में। तो दिस मेड द हीट ट्रांसफर टू सीन इन लिक्विड एंड गैस इन विच द मॉलिक्यूल आर लेस डेंसली पैक्ड एंड आर फ्री टू मूव। इसमें क्या होता है कि लिक्विड के जो मटेरियल होते हैं वो ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं, समझ में आ रहा है, और ये ज़्यादा डेंस नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये थोड़ा मूव करते हैं। दस कन्वेक्शन इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। इसलिए कन्वेक्शन कहते हैं कि प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। अब हम एक बात का एग्जांपल लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन। एक ग्लास लेते हैं, द बॉटम ऑफ वेसल कंटेनिंग वाटर इज हीटेड। After some time, the water at the top of vessel also became hot। तो जब हम एक बर्तन लेकर गर्म करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले नीचे वाला पानी गर्म होता है, उसके बाद ऊपर वाला, उसके बाद ऊपर वाला होता है ना। तो इस तरह देखते हैं कि धीरे धीरे पूरा बर्तन मेरा क्या होता है? गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे गर्म हो गया? इसलिए गर्म हो गया कि नीचे की वाटर जो होती है वो क्या होती है? ऊपर आ जाती है। ठीक है, और गर्म होने के बाद कोई भी चीज़ जब लाइटर होगा जब, तो क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ क्या होगा? ऊपर की ओर उठेगा। जब ऊपर की ओर उठेगा तो ये उसको भी क्या करता है? गर्म कर देगा। तो ये इस तरीका जो है लिक्विड में कि एक मॉलिक्यूल मूव करता है और दूसरे को हीट करता है, दूसरे को गर्म करता है। तो ये तरीका होता है कन्वेक्शन का। द प्रोसेस कंटिन्यू एंड रिजल्ट द सर्कुलेटिंग स्टीम फॉर हॉट एंड कोल्ड वाटर। ये हॉट और कोल्ड वाटर दोनों के लिए होता है। अब मान लीजिए गर्म चीज़ है तो उसको हम फ्रीजर में रख रहे हैं, तो जो एरिया उसके कंसर्न में है वो क्या होगा? कोल्ड होते जाएगा और बाकी सबको भी कोल्ड कर देगा। तो द मेथड इन विच हीट इज ट्रांसफर बाय मास मोमेंट ऑफ लिक्विड और गैस इटसेल्फ इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अब एक बात है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर कन्वेक्शन क्या करेंगे। तो the principle of convection of heat can be used in many applications। When you want to warm a liquid, you should warm it from below। If a room has the warm, अगर एक रूम को हीट करना है तो हम क्या करते हैं
कि एक हीटर लगाते हैं। हीटर क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होता है तो अपने आसपास की एयर को क्या करता है, ये गर्म करता है। जब आसपास का एयर गर्म करता है तो फिर क्या होता है कि ये आगे वाली एयर को गर्म करता है, फिर वो आगे वाली ये मूव करता है, और कोई भी गर्म होने के बाद ऊपर उठता है। जहाँ ऊपर उठता है तो नीचे की क्या होगी, हवा वहाँ आने लगती है, और इस तरह क्या होता है, ये पूरा रूम गर्म हो जाता है। उसी तरह एयर कंडीशनर की बात करें तो एयर कंडीशनर क्या करता है, रूम को कूल करता है। अब कूल कैसे करता है कि ये भाई मतलब एयर को कूल करेगा, जैसे ही हवा कूल होगी वो क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा, नीचे बॉटम में जाएगा। क्योंकि ठंडी हवा नीचे बैठती है और गर्म हवा ऊपर उठती है। फिर क्या होगा कि वहाँ पर दूसरी हवा आ जाएगी, वो भी कूल हो जाएगी। इस तरह रूम पूरा रूम क्या होता है, कूल हो जाता है। अब हम बात करें थोड़ा सा रेडिएशन ऑफ हीट के, तो हीट एनर्जी कैन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव जस्ट लाइक लाइट। हीट एनर्जी जो है ठीक लाइट की तरह मूव करती है, जैसे समझ में आ रहा है। दीज वेव आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी ट्रेवल इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड रेडिएशन। तो देखो ऐसा है कि एनर्जी जब एनर्जी होता है अगर वेव की तरह चलता है, लाइट की तरह चलता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको रेडिएशन कहते हैं। जस्ट लाइक लाइट कैन ट्रेवल इन डिफरेंट मीडियम लाइक एयर, वाटर, etc. एंड इन वैक्यूम एयर हीट रेडिएशन कैन ऑल्सो ट्रेवल इन डिफरेंट मीडिया इन द वैक्यूम। और इस तरह क्या होता है कि जो लाइट होता है डिफरेंट मीडियम, या तो वैक्यूम में जहाँ पर कि क्या होता है कि कोई ये नहीं है हीट, कोई मीडियम नहीं है, वहाँ भी लाइट क्या करती है, हीट कर ट्रेवल करती है। तो रेडिएशन जो होता है सनलाइट, अब एक एग्जांपल है सनलाइट। सनलाइट के द्वारा भी क्या होता है कि रेडिएशन के द्वारा सनलाइट की धरती पर आती है ना। तो ये जो रेडिएशन की, अब एक बात है कि सूर्य से जो रोशनी आती है तो बीच में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर क्या होता है कि एयर नहीं है, वैक्यूम है, कुछ नहीं, खाली है ना। ऑल बॉडी गिव आउट एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन थ्रू स्पेस। तो स्पेस में बहुत सारी ऐसी बॉडी है जो क्या होता है कि वो हीट को रेडिएट करता है। एनर्जी फ्रॉम सन रीचेज अस थ्रू रेडिएशन। और सोलर एनर्जी क्या होता है, हम तक रेडिएशन के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, बॉडीज दैट एब्जॉर्ब दिस आल्सो रेडिएशन बिकम हॉट। और ऐसी बॉडी जो क्या होता है कि हीट को ऑब्जर्व करता है, वो भी किसी कारण होता है, रेडिएशन होता है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट ऑब्जर्व बाय बॉडी डिपेंड ऑन इट्स कलर। हाँ, एक बात है, अब अमाउंट जो हीट एनर्जी है वो किस पर, उसके कलर पर डिपेंड करती है ना। जो ब्लैक चीज़ होती है, ब्लैक या डार्क कलर चीज़ होती है, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्व करती है। इसलिए क्या होता है कि जब जाड़े का दिन होता है तो हम क्या करते हैं, ब्लैक या डार्क कलर्ड क्लॉथ पहनते हैं। लेकिन जैसे ही ये गर्मी का दिन आता है तो हम क्या करते हैं, लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, समझ में आ रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए वो हमको हमारी बॉडी को कूल रखता है। जबकि डार्क कलर क्या करता है, हमारी बॉडी को हीटेड करता है। द रिजर्व अप्लाइज द विंटर। वी आर मोर कंफर्टेबल इन डार्क क्लॉथ। This is because we need and absorb much heat as possible from our surrounding and keep ourselves warm. तो जाड़े के दिन में क्या होता है कि हमको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है, और ये गर्म कपड़े जो होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या होते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दिस रिवर्स टू ट्रू, ब्लैक एंड डार्क बॉडी रेडिएट मोर हीट एंड लाइट कलर बॉडी। तो ये सच है कि जो डार्क कलर्ड होते हैं वो लाइट कलर के अपेक्षा तुलना में क्या होते हैं, लाइट कलर की तुलना में ज़्यादा हीट को लेते हैं। अब एक वर्ड है कि ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट एनर्जी एंड दिस प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन इंफ्रारेड फोटोग्राफी। भाई तो जितने भी बॉडी है सभी हीट एनर्जी रेडिएट करते हैं, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फोटोग्राफी। दिस हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट इन कंप्लीट डार्कनेस। यही कारण है कि कंप्लीट डार्कनेस, बिल्कुल अंधेरा है, उसमें भी हम चीज़ों को देख पाते हैं। Some animal can see in infrared, like a rattlesnake have the special detector which then can see in absolute darkness। भाई ये जो रेटल स्नेक है इसकी स्पेशल कैटेगरी होती है, और ये बिल्कुल डार्क होने पर भी क्या होता है, चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, इन द एबव एक्टिविटी वी विल confirm that the heat energy reaching your hand is being carried by radiation and not convection। तो ऐसा है कि जो हीट एनर्जी, अभी थोड़ा सा है कि हीट एनर्जी जो है वो आपके हाथ तक जो पहुंच रही है सूरज किरणें, वो क्या है, रेडिएशन के कारण है।
कन्वेक्शन के कारण ही। और क्लास में तो हम आपको बताए, मैंने पिछले साल जो 6 में थे आप, तो आपको बताया ही गया था कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कैसे होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा यही आपको पढ़ना है कि कंडक्शन में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं और वो एक दूसरे को हीट का ट्रांसफ़र करते हैं। रेडिएशन में जो होता है मॉलिक्यूल सेल्फ हीट लेता है और थोड़ी दूर डिस्टेंस तय करता है, और रेडिएशन में मॉलिक्यूल बिल्कुल जंप करके वन प्लेस टू अनदर पहुंच जाता है। बस आज इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 7th को लेसन 7 में आपको का राष्ट्रध्वज ऑब्जेक्टिव नेशन फ्लैग। राष्ट्रध्वज में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का व्याकरण पोर्शन बाकी रह गया था, उसे आज पूरा कर रही हूँ। जैसे था आप लोग का कि अनुच्छेद का क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रध्वज शब्द में कौन सा समास है, तो संबंध कारक समास। अब व्याकरण से क्वेश्चन था आप लोग का कि निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना था। तो जैसे प्यारा सा प्यारे हो जाएंगे, गहरा सा गहराई हो जाएगा, लंबा से लंबाई हो जाएगा, और राष्ट्र से राष्ट्रीय हो जाएगा, ऊंचा से ऊंचाई हो जाएगा, सुंदर से सुंदरता हो जाएगा, चौड़ा से चौड़ाई हो जाएगा, अध्यक्ष से अध्यक्षता हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर में है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल करके लिखना है। तो वचन बदलने के लिए कहानी क्या है, एक वचन में है तो इसका बहुवचन बनाना है। तो कहानी का बहुवचन कहानियाँ होगा, पट्टी का पट्टियाँ हो जाएगा, तिरंगा का तिरंगे हो जाएगा, पंक्ति का पंक्तियाँ हो जाएगा, तारा का तारों हो गए तारों, और झंडा का झंडे। अब गौ में कह रहा है कि विशेषणों का उचित विशेष्यों से सुमेल करना है, यानी मिलान करना है। तो राष्ट्रीय में आप लोग ध्वज हो जाएगा, स्वतंत्र में नागरिक हो जाएगा, समानांतर में पट्टियाँ हो जाएंगी, और प्रत्येक में देश हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा मैचिंग का क्वेश्चन। अब घ नंबर में है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। सदा से तुम सदा आगे बढ़ते रहो, राष्ट्रध्वज मेरे देश का राष्ट्रध्वज महान है, अंततः बाढ़ आ गई, पंक्ति यह पंक्ति सुंदर है, प्रतीक कौन कौन से राष्ट्रीय प्रतीक हैं। तो ये थे आपके 7th क्लास में 9 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। जो बाकी था वो हो गया। अब कल आप लोग को 10 का समझा देंगे, और इसके बाद 10 के बाद आप लोग का 11 12 नहीं है, तब 13 हो जाएगा, और उसके बाद से 14 हो जाएगा। बस इतना ही चैप्टर है आप लोग का, इसी का ऑब्जेक्टिव बनाना है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 6 को संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे। तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 5 प्रकार के नियम हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हिंदू से हिंदुत्व हो जाएगा, राष्ट्र से राष्ट्रीयता हो जाएगा, भाई से भाईचारा हो जाएगा, मजदूर से मजदूरी होगा, बच्चा से बचपन होगा, पशु से पशुता हो जाएगा, नारी से नारीत्व हो जाएगा, शिशु से शैशव हो जाएगा, लड़का से लड़कपन हो जाएगा। और इसके बाद डाकू से डकैती, चोर से चोरी, शिक्षक से शिक्षा, वकील से वकालत,
मित्र से मित्रता यानी ता लग गया, शत्रु से शत्रुता ता लग गया, सेवक से सेवा आ लग गया, मनुष्य से मनुष्यता इसमें भी ता लग गया, बूढ़ा से बुढ़ापा यानी आपा लग गया। तो ता आपा आ, बच्चा से बचपन तो पन लग गया, भाई से भाईचारा तो चारा लग गया, राष्ट्रीयता ता लग गया, हिंदुत्व त्व लग गया। तो इस तरह से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। फिर आगे कल। धन्यवाद।